बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्टाइल्स। और ये हमारे पास एक किस्म का मीडियन का पार्ट ही है। मीडियन भी बेसिकली फ्रैक्टाइल्स ही है। मीडियन का आप लोगों को समझ आ गया था। अगर मीडियन समझ आ गया है ना, तो ये फ्रैक्टाइल समझना आपके लिए जरा भी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि मीडियन एक सेंट्रल वैल्यू होती है, डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। और फ्रैक्टाइल से मुराद होता है इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं 1/4, 1/2, 1/10, हम लोग कहते हैं 1/100। इस किस्म की कोई भी चीज ये फ्रैक्शन का पार्ट बन जाएंगी। तो अब यहाँ पर मीडियन के अलावा मजीद 3 फ्रैक्टाइल्स मौजूद हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है क्वार्टाइल्स, जिसे क्यू से डिनोट किया जाता है। डिसाइल्स डी से डिनोट करेंगे, एंड परसेंटाइल्स जिसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। अब सेम फार्मूलाज अप्लाई होंगे जो मीडियन वाले हैं। सिर्फ फर्क कितना है, जहां पर मीडियन के लिए आप डिवाइडेड बाय 2 करते थे, जब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसके फार्मूले में डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह डिसाइल्स हमारे डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसके फार्मूले में डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। मीडियन का क्या फार्मूला था हमारे पास, n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टाइल्स के लिए यह बन जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। डिसाइल्स के लिए बन जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 10। और परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया करता है, तो परसेंटाइल्स के लिए बन जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? ये इसके फार्मूलाज बन जाएंगे। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखें, ये हमारे पास एक डाटा मौजूद है स्टार से लेकर स्टार तक, और ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो बेटा, ये जो फर्स्ट स्टार है यहाँ पर, ये हमारे डाटा की मिनिमम वैल्यू होती है। हमारे डाटा की मिनिमम वैल्यू हुआ करती है। इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, एक्स नॉट के साथ। मिनिमम वैल्यू को डिनोट क्या करते हैं, एक्स। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, ये हमारे डाटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इसे डिनोट क्या करते हैं, एक्स एम के साथ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर हम इस डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो देखिए हमें सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और डाटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और यही जो लाइन है, इधर जो वैल्यू मौजूद होगी, उसे हम लोग क्या कहते रहते हैं, मीडियन। तो हम लोगों ने फाइंड किया, तो मीडियन की एक ही वैल्यू हमारे पास होती है, जो हम लोग फाइंड करके दे देते हैं। लेकिन जब हमने कहा कि क्वार्टाइल्स में डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो देखें मुझे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ी, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी पड़ी, और ये मीडियन वाली लाइन। टोटल मुझे डाटा में ना 3 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन डाटा कितने पार्ट्स में देखें डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, तो मीडियन हमेशा डाटा में एक ही वैल्यू होती है। क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन फाइंड 3 होते हैं। ओके, मतलब 4 नहीं फाइंड करने, ये 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। सबसे पहले वाले को कहा जाता है Q1, और इसे हम लोग लोअर क्वार्टाइल कंसीडर करते हैं। फिर आ जाता है Q2, और ये Q2 की सेम पोजीशन होती है जो मीडियन की पोजीशन है, इसीलिए मीडियन इज इक्वल टू Q2। हमेशा ऐसे ही होता है। और ये जो थर्ड वाली लाइन है, देखिए भाई पोजीशन भी तो चेंज है ना, तो वैल्यू भी लाजमी बात है चेंज होगी। इसे कहा जाता है Q3 अपर क्वार्टाइल। बात क्लियर हो गई? लोअर क्वार्टाइल Q1, अपर क्वार्टाइल Q3। डन। अब इसको फाइंड कैसे, देख भाई मीडियन तो एक ही था, हम लोग n+1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते थे। लेकिन Q1 की पोजीशन कुछ और है, Q2 के लिए पोजीशन चेंज है, और Q3 के लिए पोजीशन चेंज है। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता कि n+1 डिवाइडेड बाय 4,
इससे तो मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी। अब क्या है बेटा, यहां पर हम लोग इसे लिख देते हैं क्यू आई। ये फार्मूले में जाके देखें डिस्क्रीट डाटा के, क्यू आई, और इस आई से क्या मुराद है, 1 2 एंड 3। इन तीन में से कोई एक वैल्यू हो सकती है आई की जगह पे, Q1 Q2 या फिर Q3। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब इसी आई को ना अपने फार्मूले के न्यूमरेटर के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना, आई इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर Q1 फाइंड करना हो तो बेटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन Q2 फाइंड करना हो तो 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। और ये देखें तो बेसिकली 2 और 4 आपस में कैंसिल होकर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दे देंगे, इसीलिए Q2 एंड मीडियन एक दूसरे के इक्वल। और अगर थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना हो तो 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है सब बच्चों को? अच्छा, अगर ये बात अब क्लियर है ना, तो अब डिसाइड के लिए कोई इशू नहीं है आप लोगों को। डिसाइड कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसमें मैक्सिमम कितने डिसाइड फाइंड हो सकते हैं, एक का। ओके, D10 नहीं, D9 तक। जैसे क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में हैं लेकिन फाइंड Q3 करते थे। मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स हैं लेकिन फाइंड एक होता रहता है। ओके, इसी तरह से D9 कहां से लेकर 1 से लेकर D1 से लेकर D9 तक कोई भी डिसाइल फाइंड हो सकता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? ये उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर देगा। और अगर हमारे पास परसेंटाइल्स हो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परसेंटेज से निकला है ना ये बस, पर सेंट मतलब पर 100 पार्ट्स में से आपने फाइंड करना है। तो हम लोग मैक्सिमम कितने फाइंड कर सकते हैं, तो 99। तो वैल्यू क्या बन जाएगी आई की, 1 से लेकर 99 तक कोई भी परसेंटाइल फाइंड हो सकता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। कोई इशू, डिस्क्रीट डाटा से। हाँ बिल्कुल, अब देखें D5 एंड 50 परसेंटाइल, Q2 एंड मीडियन, ये चारों इक्वल होते हैं। ये जो मैंने लिखा Q2 इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50, ये सारे एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। P50 से मुराद 50% ऑफ द डाटा, D5 से मुराद 5th डिसाइड, मतलब कि 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10, तो वो भी सेंटर ऑफ द डाटा जाके बनता है। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा मौजूद है और आपने मुझे इसमें से फाइंड करके देने हैं। ये डाटा मौजूद है, जल्दी से जरा इसमें Q1 Q3 D6 P35 फाइंड करें। अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, D6 एंड P35 ये फाइंड करें। डाटा अरेंजमेंट की फॉर्म में मौजूद है आपके पास। जल्दी से पहले पोजीशंस को आइडेंटिफाई करें और फिर उनकी वैल्यूज को डिटरमिन करें। अच्छा, अब बेटा Q1 फाइंड करने के लिए तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और हमारे पास n की वैल्यू है 11, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या, तो थर्ड वैल्यू। तो ये तो बहुत इजी था, आपने थर्ड वैल्यू देखी 9, आपने जाके 9 बता देना है कि हमारे पास Q1 की वैल्यू है 9। उसके बाद अगर हम लोग बात करें Q3 की, तो Q3 के लिए 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो पोजीशन आ गई 9th वैल्यू। तो हमने अपने डाटा में जाकर देखा तो हमें 9th वैल्यू कौन सी मिली, 14। हमने वो 14 जाके बता दी। लेकिन जब हम
D6 फाइंड करने लगे तो 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7.2। अब हम लोगों ने देखा अपने डाटा में सेवंथ वैल्यू हमारे डाटा में कौन सी आ रही है, हमारे डाटा में सेवंथ वैल्यू कौन सी आ रही है, 12, और उससे नेक्स्ट वैल्यू, अब यहाँ पे देखें ये 7 है, ये 8 है, मुझे भाई यहाँ की वैल्यू चाहिए, 7.5 नहीं चाहिए कि मैं इन दोनों की एवरेज ले लूंगा 12 और 14 की और मैं 13 बता दूंगा, वो तो 7.5 वैल्यू बन जाती है, मुझे चाहिए 7.2। अब देखिए बेटा अगर है ना 0.5 में वैल्यू, फिर तो आप वैल्यूज की एवरेज ले सकते हैं, दोनों वैल्यू, अगर यहाँ पे होता ना 7.5 तो मैं 7th और 8th वैल्यू की एवरेज ले लेता और 13 बता देता। लेकिन अगर 0.5 के अलावा कोई भी डेसिमल पॉइंट हो तो आपने ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले 7th वैल्यू उठानी है, क्लियर, इसमें ऐड करना है, अब पॉइंट के बाद जो भी पोजीशन हो वो लिख दो, ओके, पॉइंट के बाद जो भी पोजीशन हो आपने वो लिख देनी है। देखिए 7th की जगह पर तो आ गया 12, उसमें ऐड किया, अब हमें पता है कि भाई 12 से आगे की ही वैल्यू है, उसमें ऐड किया कितना 0.2, जितना वो पोजीशन मौजूद हो, और 0.2 किसका, 8th और 7th वैल्यू के डिफरेंस का, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस हो उसको मल्टीप्लाइड बाय 0.2 और 12 में ऐड कर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12.4, और ये हमारे पास D6 बन जाएगा। ओके, अब बेसिक रूल यही होता रहता है हमारे पास। चले अब मुझे ना जल्दी से P35 फाइंड करके रहे, P35 सबसे पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, क्या पोजीशन आ रही है हमारे पास, पोजीशन हमारे पास आ रही है P35 की, अब वो कैसे आएगी हमारे पास 35 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100, तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 4 पॉइंट, अब आपने देखना है 1 2 3 4 5, तो फोर्थ वैल्यू 9 प्लस 0.2 इंटू 11 माइनस 9, शाबाश, तो 9.4, ये P35 की वैल्यू हो गई। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ चुका है, क्लियर है सब बच्चों को, गुड। अब चलते हैं, अगर हमारे पास बेटा डाटा मौजूद हो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म, तो हमारे पास मीडियन का क्या फार्मूला था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, L प्लस H बाय F N बाय 2, सेम फार्मूला। अब जब क्वार्टाइल्स आपने फाइंड करने होंगे तो आपने IN डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, रिसाइज फाइंड करने होंगे तो IN डिवाइडेड बाय, और परसेंटाइल फाइंड करना हो तो IN डिवाइडेड बाय 100। आई इसलिए लगाते हैं कि ये एक से ज्यादा फाइंड हो सकते हैं ना, तो कौन सा फाइंड करना है इसलिए वो साथ में आई आ जाता है। ओके हो गया, बस ये फार्मूला आते हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइड, कोई मुश्किल, कर लेंगे फाइंड। जी अब एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास डाटा मौजूद है, बल्कि अपने नोट्स में से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनसे रेलिवेंट। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, अब इसकी रिक्वायरमेंट देखें, Q1
D4 एंड P95 मॉड हम लोगों ने कल ही कैलकुलेट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब आज आप लोगों ने इसे Q1 बल्कि Q3 भी फाइंड कर लेना। Q1, Q3, D4 एंड P95 जल्दी से सॉल्व करके दें। बेटा Q1 फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास फार्मूला सिलेक्ट कर लेना है L प्लस H/F इन, तो अब 1 होना Q1 तो I लगाने की जरूरत नहीं होती, N/4 माइनस। अब बेटा सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला पोर्शन फार्मूले को सॉल्व करना होता है, चाहे हो मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डिसाइल। क्लियर? और यहां पर आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 20, 42, 53, 59। अब n/4 की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 16। देखिए 16 कहां पर आएगा, सेकंड क्लास में 20 में आ जाएगा 16। इस क्लास को सिलेक्ट कर लो और यहां पर जाकर अब देखिए ये 20 लोअर क्लास लिमिट है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी, प्लस क्लास का इंटरवल 10 बाय फ्रीक्वेंसी इनटू माइनस इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, ये Q1 की वैल्यू। क्लियर? अब Q3 को जरा फाइंड करें तो देखें ये 3n/4 हो जाएगी, तो 3n/4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48। हाँ जी, तो वैल्यूज को पुट करें और देखें 48 आपके पास कहाँ आ रहा है, कौन सी क्लास में आ रहा है 48? आपने इस क्लास को सिलेक्ट कर लिया। अब लोअर क्लास बाउंड्री हर क्लास का इंटरवल 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू 48 माइनस 42 तो 44.95। शाबाश। इसी तरह D4 एंड P95 जल्दी से फाइंड करके दें। आई होप कि अब सीक्वेंस की समझ आ गई आप लोगों को। तो D4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 32 एंड P95 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, ओके ऑल क्लियर? फ्रैक्टाइल्स की समझ आ गई सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके दें। अब बेटा जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और वो देखें हमारे पास 6 एंड 8, 14 एंड 9, 23, 37, 53, 70, 81, 89, 96 एंड 100। अब देखिए बेटा अगर मैंने फाइंड करना है ना सपोज फर्स्ट क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। और हम लोग सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, N/4 की वैल्यू। तो हमारे पास N/4 की वैल्यू आ जाती है 100/4 इज इक्वल टू 20। अब आपने 25 देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, 37। आपने ये वाली क्लास सेलेक्ट कर दी है, लेकिन 11, 12 दोबारा से ये क्लास लिमिट्स हैं, मुझे लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो
तो अब हम लोग Q1 के लिए क्या करेंगे, 11.5 प्लस, अब इस क्लास का इंटरवल हम लोग फाइंड करेंगे, तो 12 एंड 15 का डिफरेंस 3, तो 3 बाय इस क्लास की फ्रीक्वेंसी इनटू 25 माइनस 23 इज इक्वल टू, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास बन गई 11.93। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी है आप। इसी तरह बेटा जब आप लोग जाते हैं ना Q3 को फाइंड करने के लिए, तो 3 into 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 75। तो 75 बेटा इस क्लास में हमें जाकर मिला। तो Q3 फाइंड करने के लिए हम लोग इस क्लास में लिखेंगे 20.5 प्लस 3 बाय 11 into 75। अब ये समझ आ गई ना कि 75 कैसे आया, 3 and by 4 से 75 minus 70 is equal to 21.86। हाँ जी, हो गया सॉल्व। इसी तरह बेटा यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ डिसाइल की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ डिसाइल तो हमारे पास मीडियन के इक्वल ही होता है। ओके, लेकिन फाइंड तो करके देना है ना। अब आप पे डिपेंड करता है आप फिफ्थ डिसाइल का फार्मूला अप्लाई करें या मीडियन का, एक ही बात है। और इसी तरह 30th एंड 70th परसेंटाइल आप लोग फाइंड करके दे सकते हैं उससे, हो जाएगा फाइंड। गुड। कल पेपर बना तो निकाल के आई कि नहीं करे क्या जी आई होप कि आप बच्चों को फ्रैक्टाइल्स की अच्छे से समझ आ चुकी है, राइट। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे से इनके दरमियान रिलेशनशिप मौजूद हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे पास है इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, स्टैटिस्टिक्स में सारी गेम ही फार्मूलाज की है। अगर आप ये मत समझना कि सिर्फ इस चैप्टर से आप लोगों ने निकलना है, ये चैप्टर आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, एंड तक ये चैप्टर आपको लेके चलेगा। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसने आपको पास करा देना है और ये आपको फेल करा देगा अगर आपको ना आता होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, यही प्रॉपर्टीज आगे यूज हो रही होती है और वो आपसे पूछ रहा होता है एग्जामिनर, तो इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस किया जाता है। अब जैसे इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इससे पहले बेटा आप लोगों ने एक रिलेशनशिप देखा था, वो था बिटवीन AM, GM एंड HM, और वो तो सिर्फ ये था ना कि AM ऑलवेज ग्रेटर देन GM, ऑलवेज ग्रेटर देन HM। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास डाटा है मॉडरेटली सिक्योर्ड, वो आपको खुद कहेगा कि आपका जो डाटा है ना वो मॉडरेटली सिक्योर्ड है। या अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि यूजिंग इंपिरिकल रिलेशनशिप फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड इफ मीन एंड मीडियन इज दिस, मतलब इन तीनों में से ना कोई सी दो वैल्यूज आपको बता देगा और थर्ड वैल्यू मिस कर देगा। क्लियर? तो अब हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपने ये फार्मूला याद रखना है। अगर कोई सी दो वैल्यूज इनमें से बता दे और तीसरी वैल्यू मिसिंग कर दे तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसी का दूसरा फार्मूला भी याद होना चाहिए। जब हम नीचे वाले फार्मूले को ओपन करते हैं ना तो फर्स्ट फार्मूला ही बन जाता है, तो कोई नया फार्मूला नहीं है, बेसिकली रीअरेंजमेंट है। लेकिन मालूम इसलिए होना चाहिए कि MCQs में कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है अगर आपको सिर्फ फर्स्ट फार्मूला आता हो, सेकंड ना आता हो और कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, और वो सेकंड फार्मूला देख के फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस कर दे, आप नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे फिर। इसीलिए आपको ये पता होना जरूरी है, या फर्स्ट के साथ
सेकंड भी गिवन हो और बोथ का ऑप्शन हो, आप फर्स्ट को टिक कर देंगे, हालांकि सेकंड भी बिल्कुल ठीक था, बोथ बनता था इसका आंसर, इसलिए आपको दोनों फार्मूलाज मालूम होने चाहिए। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास आता है मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, ओके। और इसका जो क्वेश्चन हमारे पास आता रहता है वो कुछ इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, बेटा सिर्फ फार्मूलाज की गेम, और फार्मूलाज में जो वैल्यूज गिवन है ये पुट करें और अननोन वैल्यूज का आपको पता चल जाएगा, जल्दी से फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, इंपीरिकल रिलेशनशिप। आपने फार्मूला कौन सा याद रखना है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। ये इसका फार्मूला था हमारे पास। अब सबसे पहले हम लोगों ने मीडियन को डिटरमिन करना है, तो ये देखें फार्मूला अब आपके माइंड में होना चाहिए। मॉड 96 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, और वो मीडियन हम लोगों ने फाइंड करके देना है, माइनस 2 इंटू मीन, और मीन की वैल्यू 87, और जाकर ये सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आ जाती है? 90। इसी तरह से यहाँ पर अब हम लोगों ने मीन फाइंड करके देना है, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, कुछ भी फाइंड करवा ले। यहाँ पे मॉड की वैल्यू क्या है? 46.1 इज इक्वल टू 3 इंटू 53.7 माइनस 2 मीन is equal to 57.5। ऑल क्लियर? इस फार्मूले के यूजेज का पता चल गया आप लोगों को। चले, अब इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही होते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बेटा हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास हमारे डाटा की टाइप क्या है, और इसमें हमारे पास आता है कि डाटा या तो होगा सिमेट्रिकल या लैक ऑफ सिमेट्री, जिसे हम लोग सिक्यूनेस कहते हैं। सिक्यूनेस सिमेट्रिकल क्या होता है? जैसे हमारी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की एज, ये एक सिमेट्रिकल रहता है। सिमेट्री से मुराद कभी भी इक्वलिटी नहीं होता, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, ये सिमेट्री होता है। मतलब आप लोग देखें तो आप लोगों की जो एजेस होंगी वो 17, 18, 19, इसी एज रेंज के अंदर आप लोग फॉल कर रहे हैं। मतलब आप में से कोई ऐसा नहीं है जो 25 इयर्स का हो, कोई ऐसा भी नहीं है जो 15 इयर्स का हो। मतलब बहुत कम है कि कोई बहुत ज्यादा स्मॉलर एज में बैठा हो, या बहुत ज्यादा हायर एज, ग्रेटर एज में आपके पास कोई सीनियर स्टूडेंट आके बैठा हो, बहुत कम ऐसा होता है। अदरवाइज आपकी रेंज, आपकी जो एज है वो स्पेसिफिक रेंज में फॉल कर, और ये जो रेंज है ना ये बिल्कुल मिडल की रेंज है, मिडल की वैल्यूज है। इसी तरह से आप अपना वेट देख लें तो आपका वेट भी ना एक बिल्कुल एक एवरेज की तरह पर आ रहा है। मतलब आप में से कोई बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज्यादा कोई कमजोर दुबला पतला सा भी नहीं है, सब तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही बैठे हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे डाटा के दरमियान सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग बात करें इनकम ऑफ पर्सन्स इन पाकिस्तान तो कोई सिमेट्री नहीं है। अब बेरोजगार भी बहुत सारे हैं, ऐसे भी हैं कि 2 वक्त का खाना चल रहा है, ऐसे भी हैं कि खर्च करने के लिए खरबों रुपीस हैं और समझ नहीं आ रही खर्च कहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है। जिनके पास पैसा है बेपनाह है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट? अच्छा बेटा, अब अगर हम लोग बात करें सिमेट्री की तो इसके लिए आप ये शेप देखें, ये सिमेट्रिकल शेप है हमारे पास। बेटा अगर डाटा सिमेट्रिकल होता है ना तो आपसे क्वेश्चन ना किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। सबसे पहले आता है इनकी शेप के बारे में कि सिमेट्रिकल डाटा की शेप किस तरह से होती है।
तो सिमेट्रिकल डाटा की जो शेप होती है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। नीचे ये जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, ये आपका पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। मतलब एक्स एक्सिस से मुराद है ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, और यहाँ पर ये उनकी फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई है हम लोगों ने। ओके, आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा था आप लोगों ने। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती थी कि हिस्टोग्राम की अगर हम लोग रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो बनती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन अगर उसको फ्री लाइन से ज्वाइन करें तो बनती है फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और अगर फ्री हैंड लाइन से ज्वाइन करें तो फ्रीक्वेंसी कर्व। ये फ्रीक्वेंसी कर्व है आपके पास। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो ना, तो मिडल की वैल्यूज आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी कर्व की हाइट है ना, वो ज्यादा है, तो मिडल की वैल्यूज ज्यादा है, जबकि जो स्मॉलर वैल्यूज हैं वो भी बहुत कम है, और जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो भी बहुत कम है आप लोगों के पास। तो ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल बोथ एंड्स इक्वल हो, ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल बोथ एंड्स इक्वल हो। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल इक्वल है, तो ऐसे डाटा को सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। ओके ओके, अच्छा बेटा, इस सिमेट्रिकल शेप को ना हम लोग मिरर शेप भी कहते हैं, मिरर इमेज। क्या मतलब, कि अगर मैंने जहां पे डॉटेड लाइन लगाई हुई है, अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं तो उसकी दूसरी साइड पर भी सेम शेप नजर आएगी जो हमें मिरर में नजर आ रही हो। तो ऐसी शेप को सिमेट्रिकल शेप कहा जाता है। ये बात समझ आ गई? और अगर ऐसी शेप ना हुई तो आपके पास ये दो किस्म की पॉसिबिलिटीज मौजूद होंगी, कि अगर डाटा सिमेट्रिकल नहीं है तो लैक ऑफ सिमेट्री है, और लैक ऑफ सिमेट्री को हम लोग कहते रहते हैं स्क्यूनेस। लैक ऑफ सिमेट्री को हम लोग कहते रहते हैं स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस देखें, डाटा या तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा या फिर नेगेटिवली सिक्योर्ड होगा। अगर डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड है तो फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल राइट हैंड साइड पर ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल राइट हैंड साइड पर ज्यादा हो तो डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा हो तो डाटा नेगेटिवली सिक्योर्ड होगा। बात क्लियर हो गई? आप इसको यहां से पहचान लेंगे ना। अब आप देखें पॉजिटिवली, देखिए सिमेट्रिकल में तो हम लोगों ने कहा कि मिडल की वैल्यूज ज्यादा हैं, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, मिडल वैल्यूज आर मोर इन नंबर, मिडल की वैल्यूज ज्यादा है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिवली सिक्योर डाटा की बात करूं तो कौन सी वैल्यूज ज्यादा हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यूज होती हैं, स्मॉलर या ग्रेटर? तो स्मॉलर वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्मॉलर वैल्यूज तादाद में ज्यादा हो तो डाटा, इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर ग्रेटर वैल्यूज तादाद में कम हो तो डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड है। ओके, और अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज तादाद में ज्यादा हो तो डाटा नेगेटिवली सिक्योर्ड, और इसमें स्मॉलर वैल्यूज तादाद में कम होती हैं। कोई इशू? ये बातें समझ आ गई है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे दिखते साथ भी बातों की समझ आ जाती है, कि शेप को देखकर भी ना ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो आपने सिर्फ इसके ऊपर, अब जिस तरह से मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं ना, आप दोबारा सिर्फ शेप देखेंगे आपको याद हो जाएगा कि यार ये चीजें इस तरह से हैं, जहां पर ये वाली वैल्यूज ज्यादा हैं, ये वाली वैल्यूज हमारे पास कम है। आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको दो किस्म के मेथड बता दिए। पहला मेथड शेप को देखकर कि टेल अगर बोथ साइड्स इक्वल है तो फिर सिमेट्रिकल, राइट हैंड साइड पे टेल ज्यादा है
तो फिर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे टेल ज्यादा है तो नेगेटिवली सिक्योर्ड। और दूसरा मैंने आपको वैल्यूज के बारे में बता दिया कि अगर स्मॉलर वैल्यूज तादाद में ज्यादा है तो पॉजिटिवली, मिडल की वैल्यूज तादाद में ज्यादा है तो सिमेट्रिकल, और अगर ग्रेटर वैल्यूज तादाद में ज्यादा है तो नेगेटिवली सिक्योर्ड है। क्लियर हो गई ये बात। फिर बात आती है बेटा मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यूज को देखते हुए। मीन, मीडियन, आपने सीक्वेंस ना बिल्कुल अब ऐसे ही याद रखना है। मीन, मीडियन, देखो सेंट्रल वैल्यू होती है ना, तो इसको आपने सेंट्रल में ही रखना है। मीन, मीडियन, मॉड, आपने इसका सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रखना है, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे हमेशा। अच्छा, अब आपने मीन, मीडियन, मॉड को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है। बेटा अगर डाटा सिमेट्रिकल है तो उसका जो मीडियन होता है ना वो हमेशा उसकी सेंट्रल पोजीशन पर होता है। ओके, और सिमेट्रिकल डाटा में मीन, मीडियन, मॉड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमेट्रिकल डाटा के अंदर मीन, मीडियन, मॉड एक दूसरे के इक्वल, और तीनों ही उसकी सेंट्रल वैल्यू पर मौजूद होते हैं। तो अगर मीन, मीडियन एंड मॉड आपको इक्वल नजर आ जाएं तो आपने कहना है डाटा सिमेट्रिकल। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा बेटा अब क्या, इक्वलिटी की जगह पे अगर इधर साइन लगा दें ग्रेटर देन का, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड, इक्वल टू के साइन आ जाएं तो सिमेट्रिकल, ग्रेटर देन का साइन आ जाए इनके दरमियान तो पॉजिटिवली सिक्योर, और अगर लेस देन का साइन आ जाए तो नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, ये देखें कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड, तो डाटा कौन सा होगा हमारे पास, पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड तो डाटा, सिर्फ साइन का फर्क है, अरेंजमेंट्स का नहीं। तो आपने वहीं पे देख लेना है कि स्मॉलर है, ग्रेटर है, इक्वल टू है, उसके मुताबिक डिसाइड कर लेना कि सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तुम सही कह रहे हो। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मॉड उसी साइड पे मौजूद होता है। हाँ अच्छा, ओके हो गई ये बात, क्लियर है ये। अच्छा, अब बात आती है क्वार्टाइल्स कि अगर मीन, मीडियन, मॉड ना हो और क्वार्टाइल्स गिवन हो तो क्या करना है। तो बेटा क्वार्टाइल्स की सिचुएशन में आप देखें Q1 आपको सबसे पहले मिल जाएगा, मिडल में Q2 ने मिलना है, और आपके राइट हैंड साइड पर आपको Q3 ने मिलना है। ऐसे ही है ना, आपने Q3 और Q1 का डिफरेंस उसकी मिडल की वैल्यू के साथ देखना है, Q2 के साथ देखना है, Q3 का डिफरेंस Q2 के साथ, Q1 का डिफरेंस भी Q2 के साथ। आपने इस डिफरेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, मतलब आप लिखेंगे Q3 माइनस Q2, फिर दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे Q2 माइनस Q1, दोनों के डिफरेंस आ जाएंगे। अगर ये इक्वल हैं तो सिमेट्रिकल, अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, और अगर लेस देन है तो नेगेटिव। ओके, आपने पहले Q3 माइनस Q2 रखना है, फिर Q2 माइनस Q1, इक्वलिटी का साइन आ जाए तो आप देखें यहाँ पर इक्वल इक्वल आ रही है तो सिमेट्रिकल है, और अगर यहाँ पर चले जाएं ग्रेटर देन का साइन आ जाए कि Q3 माइनस Q2 ग्रेटर देन हो Q2 माइनस Q1 के तो पॉजिटिवली सिक्योर, और अगर Q3 माइनस Q2 लेस देन हो Q2 माइनस Q1 के तो फिर क्या कोई ऐसी बात जो आप लोगों को इसमें समझ ना आई हो। ऑल क्लियर। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये देखिए, एंड नाउ सॉल्व क्वेश्चन 30, और जल्दी से मुझे इसके आंसर्स क्या फाइंड करके दें। अच्छा बेटा फर्स्ट ऑप्शन, हाँ जी। अब अगर आप लोग देखें ना, मीन पहले है, मीन इज लेस देन
लेस देन का साइन आ जाए तो नेगेटिव, फिर मीडियन एंड मॉड, और ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, यही सीक्वेंस होता है, मीन मीडियन मॉड। तो ये हमारे पास, शाबाश, मीन इज लेस देन मीडियन। तो अब यहां पर जब पहुंचे ना, देखिए भाई, आप पहले 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू इक्वलिटी, ये, तो ये आंसर आ जाएगा ये पॉजिटिव। फिर 30 माइनस 20 10 इक्वल हो गया, तो सिमेट्रिकल। 17 15 15 10 लेस देन का साइन आ गया, तो नेगेटिव। जो आपने ऐसे ही फाइंड किया था, शाबाश, गुड। अब चलते हैं लास्ट छोटा सा टॉपिक। जी बेटा, अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि हम लोग अपने डाटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, डाटा में रद्द-बदल कर सकते हैं, डाटा में चेंज ला सकते हैं। कैसे? ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे भाई आप लोगों का क्यूएम का एक टेस्ट हुआ और टेस्ट चेक होके आप सब लोगों को मिल गया, उसमें ना एक क्वेश्चन गलत था 2 मार्क्स का, तो हमने ना सबको ग्रेस मार्क्स देने थे। तो मैं आप सबसे क्या कहूंगा, बेटा अपने अपने मार्क्स में 2 मार्क्स ऐड कर लें। तो जिसके मतलब 10 मार्क्स थे उसके 12 हो जाएंगे, जिसके 16 थे उसके 18 हो जाएंगे, जिसके 6 थे उसके 8 हो जाएंगे। हर कोई अपने अपने मार्क्स में 2 मार्क्स इंक्रीज करता जाएगा। क्या न्यू मार्क्स नहीं आ जाएंगे हमारे पास, डाटा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जो चेंज है ना, ये बड़ा सिस्टमैटिक चेंज है। मतलब आप सारे डाटा के अंदर एक जैसा चेंज लेकर आए, डाटा की तमाम ऑब्जर्वेशंस के अंदर एक जैसा चेंज, एक ही वैल्यू ऐड करें या एक ही वैल्यू लेस करो, माइनस करो। ये बात क्लियर? क्लियर है ये बात? तो बेटा अगर आप लोग किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे चेंज को कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपने अपने मार्क्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, उसका डुअल कर दो, तो भाई अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं आप किसी एक कांस्टेंट नंबर की अपने एक्चुअल डाटा के अंदर, उसे कहा जाता है चेंज ऑफ स्केल। तो बेटा पहली बात तो यही कि आपको ओरिजिन एंड स्केल का पता होना चाहिए। चेंज ऑफ ओरिजिन से मुराद होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जबकि चेंज ऑफ स्केल क्या होता रहता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास एक न्यू डाटा बन जाता है। हम लोग अपने एक्चुअल डाटा को नाम देते हैं एक्स का, और जो इसमें चेंज के बाद डाटा बनता है हम उसको वाई कह देते हैं, क्योंकि वो एक न्यू डाटा हमारे पास होता है। ये बात क्लियर हो गई सब? अब बेटा जैसे यहां पर देखें x इज इक्वल टू 1 6 9 15 23, इसके मीन की वैल्यू देखें क्या आ रही है हमारे पास 10.8। हमने क्या किया, हमने एक न्यू डाटा y बनाया, और किस तरह से बनाया, हमने अपनी एक्चुअल वैल्यूज में 3 को ऐड किया तो y बन गया। अब देखिए फिर हमारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, न्यू डाटा बन गया। क्या अब इसका मीन सेम होगा जो पहले था? नहीं, मीन चेंज हो जाएगा। जब हम लोगों ने इसका मीन कैलकुलेट किया तो इसका मीन आ गया 13.8। क्लियर? कैसे कैलकुलेट किया हमने, 3 + 9 + 12 + 15 + 26 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन की क्या वैल्यू आ गई 13.8। लेकिन दोबारा हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे बेटा, जो चेंज आपके एक्चुअल डाटा में होता है वही चेंज उसके मीन, मीडियन एंड मॉड में होता है। गॉट इट? मतलब मुझे
न्यू डाटा का मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ ये देखा कि न्यू डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, पता चला, ऐड किया 3, मैंने x के मीन में भी 3 को ऐड कर दिया। x का मीन 10.8 था, उसमें 3 ऐड किया, न्यू डाटा का मीन आ गया 13.8। क्या आपको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल समझ आया? तो बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की वजह से मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों ही चेंज हो जाते हैं। तो ये डिपेंड कर रहे होते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के ऊपर। ये बात क्लियर? इस टॉपिक को हम लोग आगे हर चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी इसने आना है, इसने रिग्रेशन को रिलेशन में भी आना है कि वहां पर भी हम लोग डाटा को चेंज करेंगे। अब हमारे पास देखें, हमें कहा गया कि भाई हमने न्यू डाटा बनाया और वो हमने कुछ इस तरह से बनाया, 3x - 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं न्यू वैल्यूज को डिटरमिन करना शुरू कर, ऐसा होता है न्यू वैल्यूज हमें देता ही नहीं है, हमें एक्चुअल वैल्यूज भी नहीं बताता। कहता है मीन ऑफ x इज 10.8, फाइंड द मीन ऑफ y इफ y is equal to 3x - 2 divided by 4। तो आपने बेटा सिंपली x को रिप्लेस कर देना है। मीन बताता है तो मीन के साथ, मीडियन बता रहा है, मॉड जो वैल्यू वो बता रहे हैं उसके साथ रिप्लेस कर देना है। क्लियर? तो न्यू डाटा का मीन, मीडियन एंड मॉड आपके पास आ गया। तो इस डाटा का 3x - 2 डिवाइडेड बाय 4, इसमें y का मीन क्या बन जाएगा हमारे पास? 7.6। कोई इशू? ऑल क्लियर? चलिए अब आप लोग मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दें। अच्छा बेटा, अब आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करके दें। तो ये बहुत सिंपल था बेटा। जीएम ऑफ x बताया, कहते हैं जीएम ऑफ y क्या होगा, और वो है 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? 2 इंटू x को रिप्लेस कर देंगे +3 डिवाइडेड बाय 12 + 3 15 बाय 5 3। तो जीएम ऑफ y हमारे पास 3। ऑल क्लियर? इसी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन इधर होना चाहिए, नहीं है? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दें, शाबाश, जल्दी करें। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूछने का सिर्फ अंदाज डिफरेंट होता है। आपसे कह रहा है कि भाई वीकली प्रोडक्शन हो रही है और उसको हम लोग ना एक्स से डिनोट करते हैं, और वो वीकली प्रोडक्शन 6 वीक्स की उसने हमें बता दी कि ये है। कहते हैं द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर ना डिपेंड कर रही होती है। कहते हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसे मैं y कहने जा रहा हूं वो इस तरह से है 2x + 500। कहते हैं मीन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? तो बेटा अगर मीन प्रोडक्शन बतानी है, देखिए मैं तमाम वैल्यूज के लिए अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट भी बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 23 पुट करूं तो 23 यूनिट्स के लिए मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। मैं 18 पुट करूं, 18 यूनिट्स के लिए कॉस्ट आ जाएगी। कहते हैं नहीं, मुझे ना मीन प्रोडक्शन बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मैं x की जगह पर भी मीन पुट कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले इन x की वैल्यूज का मीन फाइंड करूंगा, जो कि मेरे पास आ गया 21। इस 21 को आपने जाके इसमें पुट कर दिया +500। तो मीन प्रोडक्शन कॉस्ट इज 542। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका। बेटा आपने अब मेरे नोट्स में से जो जो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं जो हम लोग डिस्कस नहीं कर सके, आपने इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में कोई इशू होता है अपने पास नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकें वो क्वेश्चन। क्लियर हो गया? और आपने मेरी बुक में से जरूर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।